हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विजेंद्र जाखड़ गुड्डा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन पढ़ रहे थे राजनीतिक आंदोलन, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण भारत में अपना वर्चस्व कैसे स्थापित करती है। उसके बाद अलग अलग राजवंशों द्वारा उनका विरोध किया जाता है। 1857 की क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश सरकार स्वयं भारत पर शासन करना शुरू करती है। उस समय के जो आंदोलन शुरू होते हैं, उन आंदोलनों की बागडोर पढ़े लिखे लोगों के हाथों में आ जाती है और लोग ज्ञापनों द्वारा, जुलूस निकालकर, रैलियों के माध्यम से तथा प्रार्थना पत्रों के माध्यम से देश की स्वतंत्रता चाहते हैं। उस समय के जो आंदोलन थे, उन आंदोलन को हम पढ़ेंगे 1905 से 1921 तक की घटनाएं। 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उसके बाद 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय कांग्रेस एक उदारवादी थी। उसके बाद 1905 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने आते ही क्या किया कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर एक बंगभंग बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर कर दिया। पूर्वी बंगाल था वो मोमडन्स को दे दी गई और पश्चिमी बंगाल थी वो हिंदुओं को हिस्से में आ गई थी। यहाँ से राष्ट्रीय कांग्रेस में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों के बीच में मतभेद बढ़ जाते हैं और वे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों से ये कह करके स्वराज्य की मांग करते हैं कि हमें स्वशासन चाहिए। आप ये बोल रहे हो, उदारवादियों के लिए वो कह रहे थे कि आप ये बोल रहे हो कि अंग्रेज हमें जल्दी मुक्त कर देंगे, अंग्रेज तो हमें बांट रहे हैं, फूट डालो, राज करो की जगह बांटो और खाओ के अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध जब शुरू हुआ था, ये यूरोप महाद्वीप पर लड़ा गया था और जब युद्ध स्टार्ट हुआ था और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि एक बार ब्रिटिश सरकार युद्ध में फंसी हुई है, युद्ध की समाप्ति के बाद शिकारी भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के लोगों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न कैसे की। देखो, राष्ट्रवाद शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है राष्ट्रवाद शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक समान संस्कृति, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक समान संस्कृति, एक समान भाषा और बड़ी प्रसन्नता के साथ जो मानव समूह निवास करता है, उस मानव समूह को राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत एक राष्ट्र है, भारत की निश्चित भौगोलिक सीमा है। चीन एक राष्ट्र है, मंगोलिया एक राष्ट्र है। ये कैसे हैं कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर रहने वाले लोग लगभग समान संस्कृति के, सभी राष्ट्र, सभी उनके जो पर्व होते हैं उनका सम्मान आदर करते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ जो मानव समूह निवास करता है, उस मानव समूह को बोला जाता है राष्ट्र। दूसरा अर्थ है इसमें, दूसरा शब्द है वो है वाद। वाद का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, कि आपस में मारपीट। मारपीट कब होती है कि जो राष्ट्र के रूप में जो बड़ी प्रसन्नता के साथ जो मानव समूह था, उस मानव समूह की एकता, अखंडता और संस्कृति को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, उस नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया का वे सारे लोग एकजुट होकर के विरोध करते हैं। उस विरोध को बोला जाता है राष्ट्रवाद। भारत में क्या उत्पन्न हुआ था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कैसे हुआ था कि ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद की बातें आपको बता दूं, ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही थी, भारतीय लोगों को वो टॉर्चर कर रहे थे, उनकी संस्कृति, धार्मिक, आर्थिक हर क्षेत्र से उनको नुकसान कर रहे थे। उस नुकसान का बदला लेने के लिए, या यूँ कहें उस नुकसान को रोकने के लिए, सारी भारत की जनता ने एकजुट होकर के उसका विरोध शुरू किया था। उस विरोध को क्या बोला गया? राष्ट्रवाद बोला गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद भावना उत्पन्न कैसे की थी? पहला कारण था वो था जबरन भर्ती।
प्रथम विश्व युद्ध था, ये यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिक संख्या को बनाए रखने के लिए अपने उपनिवेश, जैसे भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, इस उपनिवेश देश से जबरन सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। क्या कर दिया? जबरन सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। अब भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने देहाती क्षेत्रों में, उस समय ब्रिटिश अधिकारी भारत के गांवों में जाते थे, जो हेल्दी होता था, अच्छा स्वस्थ होता था, लंबा हट्टा कट्टा होता था, उसको जबरदस्ती पकड़ करके जहाज में डाल करके उसको यूरोप भेज देते थे। अब भारतीय लोगों को, जो देहाती गाँव में रहने वाले लोगों को पता नहीं था इस चीज़ का, तो पढ़े लिखे लोगों ने गाँव में जाकर के समझाया कि आपके युवकों को भर्ती करके कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे भी मिलेंगे किस काम के, मर जाएंगे। यूरोप में युद्ध चल रहा है। आज तो बहुत सारे संसाधन है हमारे पास, टीवी पर देख लेते हैं, मोबाइल पर देख लेते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं, हर जगह न्यूज़ मिल जाती है। उस समय कोई न्यूज़ नहीं थी। उन्होंने समझाया कि वहाँ युद्ध चल रहा है और महायुद्ध हो रहा है, उस युद्ध के अंदर आपके पुत्र मारे जाएंगे, जिंदे नहीं आएंगे। तो भारत की आम जनता ने, पढ़े लिखे लोग तो राजनीतिक आंदोलन में आ गए थे, आम जनता इसका, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर शुरू कर दिया कि युद्ध ब्रिटेन कर रहा है, सैनिक ब्रिटेन के मर रहे हैं, भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे युवकों को भर्ती क्यों किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध शुरू किया। कौन सी भावना उत्पन्न हुई? राष्ट्रवाद की। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो ब्रिटिश सरकार को जबरन भर्ती नहीं करनी पड़ती। दूसरा था करूर में वर्दी। ब्रिटिश सरकार को इस महायुद्ध में अथाह नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आयकर, विवाह कर और विभिन्न प्रकार के टैक्स जो भारत से ले रहे थे उसमें दुगुनी वृद्धि कर दी। 5% ब्रिटिश सरकार टैक्स ले रही थी, भारत से 10% टैक्स शुरू कर दिया। तो भारत के पढ़े लिखे लोगों ने लोगों को, देहाती लोगों को समझाया कि हम पर कर भार बढ़ाया जा रहा है और कर का कारण है युद्ध, और युद्ध में भारत का कोई लेना देना नहीं है। ब्रिटिश सरकार जबरन हमारे ऊपर अपनी आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए हमारे ऊपर जबरन कर लगा रही है, इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। सारी जनता एकजुट हो जाती है और ब्रिटिश सरकार का विरोध करती है। कौन सी भावना उत्पन्न होती है? राष्ट्रवाद की। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो करों में वृद्धि नहीं करनी पड़ती, करों में वृद्धि नहीं होती तो भारतीय जनता एकजुट नहीं होती और ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं होता। तीसरा कारण था, वो कारण था कीमतों में वृद्धि। कीमतों में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति थी, वो हमारी हो रही थी ब्रिटेन से पूरी। मैनचेस्टर और लिवरपूल के कारखाने थे, वो भारत में आपूर्ति के लिए वस्तुएं बना रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी इसकी आपूर्ति कर रहे थे। 1914 में जब युद्ध शुरू हो जाता है तो ब्रिटिश पदाधिकारी और ब्रिटिश सरकार किधर लग जाती है? युद्ध मोर्चे पर लग जाती है और भारत आने वाली दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति बंद हो जाती है। किसी देश में वस्तुओं की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी उस देश की सरकार की होती है। उस समय भारत की सरकार कौन थी? ब्रिटिश सरकार थी। जब वस्तुओं का अभाव हुआ बाजार में तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लग गई। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लग गई तो भारतीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया कि भारत में कारखाने भारतीयों को लगाने नहीं दे रही है ब्रिटिश सरकार और स्वयं वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं थे, उन कारखानों में युद्ध सामग्री, ब्रिटेन के कारखानों में वस्तुओं की जगह क्या बनने लग गई? युद्ध सामग्री, राइट। तो युद्ध सामग्री बढ़ने की स्थिति के अंदर कीमतों में वृद्धि होगी। जब कीमतों में वृद्धि हुई तो भारत की पूरी जनता ने मिलकर के ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो कीमतों में वृद्धि नहीं होती, कीमतों में वृद्धि नहीं होती तो भारतीय जनता किसी भी सूरत में एकजुट नहीं होती, एकजुट नहीं होती तो विरोध नहीं होता। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों में अपना योगदान दिया था। तो ये प्रश्न आपके आ सकता है। इसके बाद में क्या था? अब राजनीतिक आंदोलन में मुख्य भूमिका आती है महात्मा गांधी की, कि 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी थे, LLB करके भारत आए थे और 1895 ईस्वी में एक मोहम्मद इकबाल नाम की मल्टीनेशनल कंपनी थी, उस कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और गांधी जी वहाँ पर रहते हैं लगभग 20 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहते हैं? 20 वर्षों तक लगातार वहाँ रह करके रंगभेद की नीति का विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? रंगभेद की नीति का विरोध करते हैं। और गांधी जी वहाँ अहिंसात्मक, वहाँ पर एक गांधी जी सत्याग्रह
एक नया हथियार सीखा था वहाँ पर गांधी जी ने, वो हथियार था सत्याग्रह। वहाँ 20 सालों तक रह करके रंगभेद की नीति का उन्होंने यूरोपियन लोगों का गहरा विरोध किया था। और उसके बाद गांधी जी भारत आ जाते हैं 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो गांधी जी के 3 आंदोलन थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी करते हैं चंपारण आंदोलन। चंपारण के किसान वहाँ पर नील की खेती का विरोध कर रहे थे। गांधी जी वहाँ जाकर के सत्याग्रह के माध्यम से अपना आंदोलन सफल करवाते हैं और ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे थे वो किसानों को नील की खेती के साथ खाद्यान्न की खेती भी करने देते हैं। इसका मतलब गांधी जी का पहला आंदोलन सफल हो जाता है। दूसरा उन्होंने किया था 1917 ईस्वी के अंदर था, वो था खेड़ा आंदोलन। इस खेड़ा आंदोलन में यह गुजरात में था, अकाल पड़ गया था। बसंत ऋतु का अकाल पड़ने की स्थिति में फसल बिल्कुल चौपट हो गई थी और मुंबई सरकार या यूं कहें ब्रिटिश पदाधिकारी थे, वे जबरन कर वसूल कर रहे थे किसानों से। किसान इसका विरोध कर रहे थे कि हमारी पैदावार ही नहीं हुई है, हम लगान कहाँ से चुकाएंगे। वहाँ गांधी जी पहुँचते हैं, किसानों को एकत्रित करते हैं और किसानों का अगुवाई करते हैं और ब्रिटिश सरकार के सामने अपना आंदोलन सत्याग्रह करते हैं। ब्रिटिश सरकार इसके सामने झुकती है और किसानों को आगामी वर्षों तक कर में छूट मिलती है कि अकाल के कारण फसल चौपट हो गई, इस साल किसानों से लगान नहीं लिया जाए। गांधी जी का दूसरा आंदोलन भी सफल हो जाता है। 1918 ईस्वी में गांधी जी करते हैं अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद के अंदर मील मजदूर आंदोलन कर रहे थे, उनके वेतन वृद्धि नहीं करवाए जा रहे थे। गांधी जी वहां पहुंचते हैं और मिल मजदूरों को संगठित करके सत्याग्रह करते हैं और उस सत्याग्रह से अपना आंदोलन शुरू करते हैं। मिल मालिक मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनके वेतन में लगभग 34% की वृद्धि करवा देते हैं। इस प्रकार गांधी जी के पहले 3 आंदोलन सफल हो जाते हैं। प्रश्न कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक पदार्पण कौन से आंदोलन से माना जाता है। चंपारण आंदोलन से माना जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि गांधी जी के प्रारंभिक 2 किसान आंदोलनों के नाम लिखो। खेड़ा आंदोलन था और अहमदाबाद आंदोलन था, चंपारण आंदोलन था और खेड़ा आंदोलन थे। ये 2 किसान आंदोलन थे। अब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने एक पत्र लिख करके, जो पदाधिकारी यहाँ भारत में काम कर रहे थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लंदन एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा कि भारत में अहिंसात्मक, गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन होते हैं। इसी क्रम में 1915 ईस्वी में आयरलैंड की श्रीमती एनी बेसेंट भारत आ जाती है, जो होम रूल आंदोलन लागू करती है और बाल गंगाधर तिलक उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। दोनों मिलकर के बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं तो ब्रिटिश सरकार का विरोध भारत में बढ़ जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार के आंदोलन को, यहाँ के पदाधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को यह आगाह करवाया कि भारत में अहिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं, हम न गोलियां चला सकते हैं, न किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, कि कोई विरोध का स्वरूप है वो बदल गया है, तो इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उस समय के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी थे जिसका नाम था सर सिडनी रोलट, इसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने एक कानून बना करके लागू किया। वो कानून बना करके ब्रिटिश सरकार को सौंपा था 19 मार्च 1919 को। इस कानून को नाम दिया गया था रोलट एक्ट। इस कानून की क्या विशेषता थी कि भारत में काम करने वाली ब्रिटिश पुलिस को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं और उस व्यक्ति को न्यूनतम 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ेगी। उस व्यक्ति को 2 वर्ष की जेल होगी। इस दौरान वो व्यक्ति ना अपील कर सकता, ना वो व्यक्ति दलील दे सकता और ना ही उसका कोई वकील मुकदमा लड़ सकता। कि भारतीय लोगों को, कि पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि जब पुलिस वहाँ से निकल रही है तो पुलिस भारतीय लोगों को घुटनों पर चलने के लिए कह सकती है। अगर कोई व्यक्ति घुटनों पर नहीं चलेगा, झुक करके नहीं चलेगा, उसको अरेस्ट कर लो। किस कानून के तहत? रोलट एक्ट के। कितने दिन की सज़ा हो गई? 2 वर्ष की। या फिर ब्रिटिश अधिकारी जा रहे हैं तो उनको सैल्यूट मारना पड़ेगा, अगर सैल्यूट नहीं मार रहे हैं गिरफ्तार कर लो। ब्रिटिश अधिकारियों की कार्रवाई जा रही है
उनके तांगे जा रहे हैं, बैलगाड़ियाँ जा रही हैं, या उनकी कोई डोली जा रही है, या उनकी गाड़ी जा रही है, उतनी देर तक भारतीयों को सावधान की पोजीशन में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कोई भी भारतीय हिल गया या चल गया, उसको अरेस्ट कर लो। किस कानून में? रोलट एक्ट में। वो 2 वर्ष की सजा काटेगा, न्यूनतम कम से कम 2 वर्ष की बढ़ सकती है। अधिकारी कौन था, क्या गलती और उसने कर दी, वो बढ़ सकती है, लेकिन न्यूनतम कितने वर्ष की होगी? 2 वर्ष की। इसमें व्यक्ति ना तो बड़ा अधिकारी के सामने अपील कर सकता है कि साहब मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों अरेस्ट किया है, नो, कोई सुनवाई नहीं होगी। न वो ये दलील दे सकता है कि साहब मैं तो मेरे से घुटनों के बल नहीं चला गया, मेरे पैर में दर्द है, कोई दलील नहीं, नो। और न ही उसका कोई वकील मुकदमा लड़ सकता है कि साहब ये व्यक्ति कोई विवाह शादी में जा रहा था, हॉस्पिटल में जा रहा था, काम जा रहा था, कोई उसकी वकील नहीं कर सकते। इस कानून को भारतीय लोगों ने काला या अंधा कानून कहा था। प्रश्न आता है कई बार इन पर टिप्पणी पर प्रश्न आते हैं, रोलट एक्ट पर टिप्पणी कीजिए, तो उस पर आप टिप्पणी कर देंगे कि सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग ने 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार को एक कानून बना करके सौंपा था। उस कानून को रोलट एक्ट दिया था। इस कानून में भारतीय पुलिस को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए थे। वे किसी भी व्यक्ति को घुटनों के बल चलवा सकते हैं, सलूट मारनी पड़ेगी, अधिकारी जा रहे हैं खड़ा रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको न्यूनतम 2 वर्ष की सजा होगी। इस दौरान ना वकील, ना अपील और ना दलील दे सकता है। इस कानून को भारतीय लोगों ने अंधा या काला कानून की संज्ञा दी थी। ये जब भारत में आया था तो इस संपूर्ण इसका विरोध करने के लिए तारीख रखी थी, वो थी 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया जाएगा और उसका नेतृत्व करेंगे विरोध का गांधी जी, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी को सब कुछ सौंप दिया था और उसका विरोध करेंगे गांधी जी। पूरे भारत में हड़ताल की गई थी, जुलूस निकाले गए थे, सरकार विरोधी रैलियां और नारे लगाए गए थे। इसी क्रम में इस कानून का विरोध हो रहा था 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में। देखो पूरे देश में तो एक साथ कर दिया, उसके बाद में अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा था कि आज बॉम्बे में विरोध होगा, आज यहाँ विरोध होगा। 10 अप्रैल 1919 को विरोध हो रहा था अमृतसर शहर में। भारत के राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर के जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने जुलूस को इधर उधर भगाने के लिए उस पर गोलियां चला दी गई थी और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। उसी दिन पंजाब प्रांत की जो बागडोर थी पुलिस की, वो सौंप दी गई थी जनरल डायर को। जनरल डायर था, उसको सौंप दी गई थी। ये बड़ा खतरनाक आदमी था, भारतीय लोगों के जहन में ये धधकता था। ये बड़ा क्रूर व्यक्ति था और पंजाब प्रांत में लागू कर दिया गया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कानून में क्या था कि 2 या 2 से अधिक भारतीय व्यक्ति एक जगह खड़े नहीं हो सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते। जैसे आज का कर्फ्यू लगता है वैसा ही कानून था कि इसमें अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, सीधी उन पर पुलिस गोली चला दी जाएगी। उसके 3 दिन बाद में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर के समीप ही एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। इस बाग में उस दिन बैसाखी का दिन था और इस दिन एक छोटे मेले का आयोजन होता था। उसमें सिख समुदाय के लोग एकत्रित होते थे। वो क्यों होते थे कि इस दिन फसल कट के तैयार हो जाती थी, फसल को अपने घरों में डाल करके पंजाब के लोग थे भगवान शिव, पार्वती, नंदी और गणेश जी की पूजा करते थे कि आपने बहुत वर्ष पर्यंत हमारा ध्यान रखा, आपने अच्छी फसल दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और एक छोटे मेले का आयोजन था। राष्ट्रवादियों ने सोचा कि इस मेले में एकत्रित होकर के लोगों को समझाएंगे, किस दिन की, इस 10 अप्रैल की घटना को समझाएंगे कि हम विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ में हमारे साथियों को ऐसे गोलियों से भून दिया गया, इसलिए हम सब भारतीयों को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए। इसके लिए वहाँ पर जो ही भीड़ एकत्रित होती है, जनरल डायर वहाँ पर अपने 50 पुलिस सिपाहियों को लेकर के पहुँचता है और वहाँ बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे देता है। उनके दरवाजे थे, उनको बंद करवा दिया जाता है। पहले उन पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं भीड़ पर, उनमें स्त्री, बूढ़े, बच्चे सारे एकत्रित थे। वहाँ पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिए जाते हैं, सीधी गोली चल जाती है। पहले कोई चेतावनी नहीं दी जाती है। चेतावनी क्यों नहीं देते हैं?
क्योंकि पंजाब में क्या लागू था, मार्शल लॉ। इसमें चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ की भीड़ समझ भी नहीं पाई थी। और पुलिस वालों ने जब तक गोलियां चलाई, जब तक कि उनके सारे कारतूस खत्म नहीं हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उस दिन आकलन किया था तो उन्होंने कहा था लगभग 379 लोग मारे गए थे, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था कि इस घटना में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये भारत की सबसे बड़ी दुखद घटना थी और संपूर्ण भारत में ब्रिटिश सरकार का इसका गहरा विरोध किया गया था। और गांधी जी पर दिल्ली से आगे प्रवेश वर्जित कर दिया कि गांधी जी पंजाब प्रांत क्यों नहीं जा सकते, वहाँ पर अगर जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार उनको गोली मार देगी, इसलिए गांधी जी भी वहाँ नहीं जा सकते। पूरे भारत में इसका एकजुट होकर के विरोध किया गया। जनरल डायर को यहाँ से सीधा ब्रिटेन भेज दिया ब्रिटिश सरकार ने कि इस मामले को कैसे जैसे शांत किया जाए। ये प्रमुख घटनाएं आती है तो इन पर टिप्पणी पर प्रश्न आ सकते हैं। रोलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में हम अगले पोर्शन में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हमें खिलाफत आंदोलन कि खिलाफत आंदोलन क्या था, भारत में ये आंदोलन कैसे चला था। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।